जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास, और आज हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। और जो हिस्ट्री सबसे मेन मेजर होता है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद आएगा मॉडल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो 3 भागों में बांटा गया था वो तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज पहला भाग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना लेट किए हुए चलिए देखते हैं। तो कल हमने समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश था, समुद्रगुप्त, वो इतना यहाँ तक देख लिए थे। तो इसको फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? जो गुप्त काल चला था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी जो पहले की जितनी क्लास है, ज़्यादा क्लास नहीं, इस 8 से 10 क्लास है, जिसमें आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। तो पीछे की क्लास जाके देख सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा रहा हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख ले। 10 से 5 मिनट में आपका एक अच्छा बेस मजबूत हो जाएगा। तो गुप्त काल का देखते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी तो चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड को 2 उपाधि प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त दो को कितनी उपाधि मिली थी? 2। कौन कौन? परम भगवत और विक्रमादित्य। तो ये 2 उपाधि मिली थी, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी, या किस राज्य के शासन को मिला था। यानी गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसे मिला था। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होने का कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगाने का, या चंद्रगुप्त प्रथम दे दे, या चंद्रगुप्त तृतीय दे दे। नहीं, आपको ये ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड है ये। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर में क्वेश्चन बनाता है कि आप कंफ्यूज हो और ऑप्शन देखने में 10 सेकंड लगे, जब तक अगला आदमी एक 10 सेकंड में एक क्वेश्चन करके आगे निकल जाएगा। तो आपको यही पकड़ना है बात को कि परम भगवत का उपाधि और विक्रमादित्य का उपाधि किसे मिला था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो काफ़ी शॉर्ट में मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में कितने दरबार में कौन थे? तो 9 रत्न थे। यानी 9 लोग जो रत्न मतलब उपहार, मतलब सोना चांदी जैसा मान, तो वो इंसान जो काफ़ी मान्यता थे, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। तो पहला आदमी था कालिदास, जो रचना ये सब किया था। ये सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कालिदास का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे। तो इनका आप नाम याद रख लीजिएगा, कालिदास, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न में सबसे पहले पे आते थे। और दूसरा आ जाता है वराहमिहिर, जो ये सब लिखते हैं। तो ये सब आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इनका नाम रखिएगा। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये सब इतने सारे किताबें लिखे थे। तो ये दोनों का नाम लिखिए। बाकी 8 सब जो 7 है, ये रहा। तीसरा में आ जाता है धनवीर, जो चिकित्सा यानी डॉक्टर था। फिर आ जाता है शंकु, जो वास्तुकला था। और फिर पाँचवा आ जाता है बेतला भट्टा, जो जादूगर था। ये सब आप माइंड में रखिए। आप ऑप्शन देके मार सकते हैं, या इसका 102 बार मैं जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसकी, तो इसको भी इंक्लूड कर दूंगा, जिसमें आप 102 बार क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा। तो ये सिलेबस देखने के बाद प्रैक्टिस सेट करने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। छठा आ जाता है वर चूरी, और सातवां आ जाता है वप गर्ग, जो ज्योतिष था। बस यही 3 4 का, बाकी ये सब आप नाम स्किप कर सकते हैं, ये सब उतना नहीं पूछेगा। अगर पूछना रहा तो कबीरदास यही सब के बारे में पूछेगा। फिर महरौली का स्तंभ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो स्तंभ है, यह चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाया गया था, और यह लोहा निर्मित है, यानी ये लोहा का निर्मित था, और इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये जो महरौली का स्तंभ है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्तंभ है, ये नहीं है, ये दूसरा स्तंभ है। ऐसे ही एक स्तंभ है जो आपको इंटरनेट पे कहीं भी दिखा होगा, या आप सर्च करके वो स्तंभ को देख लें। ऐसे ही एक स्तंभ है महरौली का स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, और वो लोहा का है। जो कि लोहा में जंग लग जाता है, कोई भी लोहा जंग लगे, लेकिन वो एक ऐसा लोहा है उसमें आज तक जंग नहीं लगा। इसका आप इंटरनेट पे सर्च करके जरूर देखिएगा, महरौली का स्तंभ। क्योंकि अगर आप रियल पिक्चर देखें तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो ये आपका काफ़ी बेनिफिट करेगा। फिर देखते हैं कुमारगुप्त। इसके बाद आता है कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है, जो हमारे विश्व की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी विश्वविद्यालय थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय थी। और उसे बाद में नष्ट कर दिया गया, जब दिल्ली सल्तनत जब होता है, तो उसी टाइम शायद किया जाता है, मैं उसको बताऊंगा अच्छे से। तो कुमारगुप्त से आप ये रखिए कि कुमारगुप्त था, वो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये स्टेट एग्ज़ाम जो होता है बोर्ड का, वो बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना है। कुमारगुप्त यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कौन क्या था? कुमारगुप्त। ये किस वंश से संबंधित था? गुप्त। क्योंकि क्लास में आप देख सकते हैं गुप्त, तो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। तो ये
सुदर्शन झील का निर्माण कराता है, यानी पूना जी गुहार, यानी ये पूना मरम्मत कर रहा था। ये जो सुदर्शन झील है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है। इसके 3-4 आदमी को नाम मैं पीछे भी बताया था, जो शुरू में रुद्रदमन ने बनाया, फिर उसके 2-3 लोगों ने मरम्मत कराया। तो आप इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर आ जाता है चुनी का हमला, यानी इस टाइम हुआ था स्कंदगुप्त में। फिर इसके बाद आता है विष्णुगुप्त। ये अंतिम शासक रहता है किसका? गुप्त वंश का। जो गुप्त वंश था उसका अंतिम शासक ये था विष्णुगुप्त। तो ये आप कोई भी शासन स्टार्ट हुआ, यानी कोई भी वंश, तो उसका पहला राजा स्थापना देख लें, और जो उसमें महान है उसका आप नाम देख लें। बाकी जो लास्ट है उसका आप देख लें, बाकी 8 से 20 वाले को आप स्किप कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, यानी प्रादेशिक इकाई क्या है? देश का शासन, गमनी और अन्य इकाई जो जैसे भक्ति, शासक, उपरी, ये सब चलता था। और पुलिस जैसे था, जैसे यहाँ दे दिया पुलिस जो दंड देता था, वो इसके काल में स्टार्ट था। और फिर देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जो गुप्त कालों ने बनवाया था। तो 10वां अवतार मंदिर जो काफ़ी फेमस, और ये कहाँ पे है? तो ललितपुर में है, जो कि ये यूपी में है। और फिर दूसरा आता है भितरा गाँव लक्ष्मी में मंदिर। तो ये भी काफ़ी, जो ये 3 मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? कानपुर यूपी में। और फिर तीसरा जो ये गुफा है अजंता गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, इसको आपको याद कर लीजिएगा। ये जो अजंता गुफा है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये 29वां गुफा है, यानी जो फेमस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं VVI लगाऊँ क्योंकि यूनेस्को ने 1903 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, अजंता गुफा को, जो महाराष्ट्र में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चाहे आप एक क्या कहते हैं, नोट्स जैसे आप स्टडी टेबल पे, तो एक ये आपके पास होगा। उसमें आप ये वाला ऐसे ऐसे पॉइंट जो 1-2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, उसको आप लिख के इस पे सामने चिपका लें, और उससे 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल के मंदिर में आता है अजंता गुफा, जो गुप्त कालों ने स्टार्ट किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में। यूनेस्को ने 1930 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। फिर इसके बाद आता है पुष्यभूति वंश, ये लास्ट वंश है एंशिएंट हिस्ट्री का, और ये लास्ट हो जाता है। फिर आता है संस्थापना, इसका कौन करते हैं? पुष्यभूति का। ये पुष्यभूति स्थापना करती है। इसका राजधानी कहाँ रहती है? तो धनरावार, जो हरियाणा में है, ये इसकी राजधानी थी। और पुष्यभूत के बाद शासक कौन आया? तो पुष्यभूत के बाद शासक आया प्रभावरवधन। तो ये नाम थोड़ा घुमावल है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसका नाम दीजिएगा। और इसके बाद शासक आता है हर्षवर्धन, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका नाम, इसको भी आप देख लीजिएगा, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की अवधि में शिलादित्य, मतलब इसको उपाधि मिली थी साहित्य का सम्राट, यानी साहित्य जो होता है उसका सम्राट इसे कहा जाता था। और परम भट्टक रेखा, यानी ये 3 उपाधि मिली थी किसे? हर्षवर्धन को। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और फिर इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी थी कन्नौज। और एहोल अभिलेख, यानी जो ये जो अभिलेख है, एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिनी जो सिगन था, ये इसी के शासक में था। जो पुलकेशिनी, वो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के को हराता है। और उसके बाद ये एहोल जो अभिलेख है उसमें ये युद्ध के बारे में लिखा है, मतलब आर सब लिखा के, जो ये था, ये अगला शासक था। जो पुलकेशिन जो सिगन था, वो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन यानी इसको हराता है, और तो ये अभिलेख लिखता है। तो इसके बाद देखते हैं, बस ये लास्ट है। तो हर्षवर्धन का सपना, तो हर्षवर्धन के सपना में क्या था? तो रत्नवाली और प्रियदर्शिका, यानी हर्षवर्धन के स्पना में। और दरबारी कवि तो बनभट्टा, जो हर्षचरित थे, कादम्बरी, ये इसे रिलेटेड है इसे। और मयूर भट्टा, ये इससे रिलेटेड है। तो ये आप स्किप कर दे, बस दरबारी कवि बनभट्टा ये आप देख लीजिएगा, बाकी ये सब स्किप कीजिए। और हर्षवर्धन काल में विदेशी, तो विदेशी कौन कौन आए? हवेंग सांग और सीपू के ग्रंथ और कुंभ मेला। फिर इसके बाद कुंभ मेला, और कुंभ मेला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्रयागराज, हरियाणा, नासिक, उज्जैन, ये सब में लगता है, और ये हर्षवर्धन ने आरंभ किया था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो एंशिएंट हिस्ट्री का मेजर पार्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम कल देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय। और इसकी जो फुल हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो मैं पिछली वीडियो में आपको नंबर दिया हूँ, उसमें आप मैसेज करिए, या नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं नंबर दे दूँगा, उसमें आप मैसेज करिए, इसकी फुल नोट्स मिल जाएगी। और बाकी जितने ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक, जीके, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट की मैं प्रोवाइड करवा दूँगा हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स।
तो कल हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ ख़त्म कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।